साथियों नमस्कार। हम रीट स्पेशल के तहत प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के लिए। आज हम पुनः प्रैक्टिस सेट को करना प्रारंभ करते हैं। पहले क्वेश्चन को यदि देखें तो निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? खेलने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, दल समूह में रहने की अवस्था। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, दल समूह में रहने की अवस्था। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो एक व्यक्ति वैधानिक रूप से दृष्टिबाधित है यदि उसका विजन क्षेत्र 20 डिग्री है, जबकि उसकी विजुअल एक्यूटी क्या होगी? तो यानी विजन क्षेत्र यदि 20 डिग्री है तो पहला विकल्प देखें तो अत्यधिक उपयुक्त सुधार के साथ ठीक आँख में 6/6 से कम है। सेकंड विकल्प देखें तो अत्यधिक उपयुक्त सुधार के साथ ठीक आँख में 6/7 से कम है। अत्यधिक उपयुक्त सुधार के साथ ठीक आँख में 6/30 से कम है। अत्यधिक उपयुक्त सुधार के साथ ठीक आँख में 6/60 से कम है। तो यहाँ विकल्प क्या हो जाएगा? अत्यधिक उपयुक्त सुधार के साथ ठीक आँख में 6/60 से कम है। तीसरे क्वेश्चन को देखें तो सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है। क्या बल देता है? शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य, बोर्ड परीक्षाओं की आवश्यकता पर। और तीसरा देखें तो सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर बात करता है। और डी विकल्प कहता है कि सीखने को निश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण होना चाहिए। तो इसमें सही विकल्प क्या हो जाएगा हमारा? सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर सतत और व्यापक मूल्यांकन बात करता है कि अवलोकन के साथ साथ उसके रिकॉर्ड को कैसे सुधारा जाए। तो यह हमारा सतत और व्यापक मूल्यांकन है। चौथा देखें तो निम्न में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, लघु उत्तरात्मक प्रश्न, सत्य या असत्य, निबंधात्मक प्रश्न। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है सत्य और असत्य इसके अंतर्गत आते हैं। बाल विकास से तात्पर्य, पांचवें क्वेश्चन को देखें तो बाल विकास से तात्पर्य ... और परिवर्तनों से है जो जन्म और किशोरावस्था के अंत के बीच होता है। यानी जैविक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक, गुणात्मक, अनुभवजन्य, बचपन, वयस्कता, किशोर, बचपन, जल्दी, देर से। तो इसमें कौन सा विकल्प हो जाएगा? यानी जैविक बाल विकास से तात्पर्य है जैविक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक परिवर्तनों से है जो जन्म और किशोरावस्था के अंत के बीच होता है। छठे क्वेश्चन की यदि बात करें तो इनमें से कौन पाठ्यचर्या NCF 2005 मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? पहला विकल्प देखें, बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना। इसमें हो जाएगा अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना। यह NCF 2005 मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है, बाकी NCF 2005 के प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत हैं। सातवें क्वेश्चन को देखें, पियाजे मुख्यतः ... के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। सामाजिक विकास, ज्ञानात्मक विकास, भाषा विकास, नैतिक विकास। तो पियाजे मुख्यतः ज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। अहम के नियम पर कार्य करता है। कौन से नियम अहम के नियम पर क्या कार्य करते हैं? वास्तविकता का नियम अहम के नियम पर कार्य करता है। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शर्म जैसी भावना का विकास ये जो है बाल्यावस्था के लिए होता है, ना कि वृद्धावस्था और किशोरावस्था या शैशवावस्था के लिए। अंतर्मुखी व्यक्ति एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? तो इसका युंग महोदय ने वर्गीकरण किया है।
यूंग के अनुसार जो है व्यक्तित्व अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी इसमें इसके अंतर्गत बताए गए हैं। और नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? तो इसमें जो है दोनों सरलीकरण, अधिकाधिक सामान्यीकरण, विकासात्मक, अत्यधिक संशुद्धता। तो इसमें विकासात्मक त्रुटि हो सकती है, क्योंकि एक बच्चा सीख रहा है, दूसरा भी सीख रहा है, तो हो सकता है अगला वाला ज़्यादा सीखे, तो ये विकासात्मक त्रुटि हो सकती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें तो नियमित विद्यालय में आमतौर पर विकासशील बच्चे के साथ साथ विशेष बच्चों को शिक्षित करना है। व्यक्तिगत शिक्षा, सामान्य शिक्षा, विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा। तो यह समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। बाल्यकाल होता है 6ठे वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक। बाकी जन्म से 3 वर्ष या जन्म से 5 वर्ष तक जो है इसमें शैशवावस्था में हम कहते हैं। 6ठे वर्ष से 12 वर्ष तक बाल्यकाल। बाल्यकाल में भी पूर्व बाल्यकाल, उत्तर बाल्यकाल। तो ये रहा हमारा 13वां। अगले क्वेश्चन की बात करें 14वें क्वेश्चन को यदि देखें तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो यह विचार निरंतरता का सिद्धांत बताता है। 15वें क्वेश्चन की बात करें तो निष्पत्ति परीक्षण से जानकारी होती है। किस तरीके की जानकारी होती है? ये जानकारी होती है कि शैक्षिक उपलब्धियों की और शैक्षिक कमजोरियों की, ये दोनों इसकी जानकारी इसके अंतर्गत आती हैं। 16वें क्वेश्चन की यदि बात करें तो एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। कैसे? गृहकार्य के आधार पर, आँखों के संपर्क के आधार पर और भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर, बुद्धि के आधार पर। तो इसमें भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर वह समझ सकता है अध्यापक व्यक्तिगत विभिन्नताओं को। सत्रहवें क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो समवयस्क समूह में सक्रिय सदस्य जो है यह किशोरावस्था में हो जाते हैं। आनुवंशिकता एक सामाजिक संरचना मानी जाती है। आनुवंशिकता कैसी सामाजिक संरचना है? द्वितीयक है, गतिक है, प्राथमिक है कि स्थायिक है? तो यह हमारी अस्थायी सामाजिक संरचना मानी जाती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखें तो चिंतन अनिवार्य रूप से है एक संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोवैज्ञानिक परिघटना, भावात्मक व्यवहार, मनोगतिक प्रक्रिया। तो चिंतन अनिवार्य रूप से संज्ञानात्मक गतिविधि है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें तो बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में ये जो है बच्चे के विकास के सिद्धांतों को जो समझना पड़ता है शिक्षक को, तो वो भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। बच्चे का मूल्यांकन होना चाहिए लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, बोर्ड परीक्षा द्वारा, गृह परीक्षा द्वारा। तो यह जो है बच्चों का मूल्यांकन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा होना चाहिए, जिससे उसका पूर्ण परीक्षण हो सके और उसके त्रुटियों को, उसकी गतिविधियों में सुधार की प्रक्रिया को चलाया जा सके। अध्ययन की दृष्टि से व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व है। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व है विद्यार्थियों की व्यक्तिगत शिक्षण व्यवस्था, व्यक्तिगत रुचियों के अनुसार गृह कार्य और विद्यार्थियों का समरूप समूहों में वर्गीकरण। उपयुक्त सभी में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व है। कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? तो विकास और अधिगम के बीच संबंधों को सर्वश्रेष्ठ रूप से, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित हैं। अधिगम विकास के पीछे रहता है, विकास अधिगम से स्वतंत्र रहता है। अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषित शब्द हैं, जबकि इसमें सही हो जाएगा कि अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित हैं। मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रहती है,
कहे जाते हैं, कैसे बालक कहे जाते हैं? वो पिछड़े बालक कहे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता और जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। अच्छी देखभाल करना और उनको पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। तो हमारा सही विकल्प यही हो जाएगा कि विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता से और कुछ पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए किस तरीके से? त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श के द्वारा उनको ज्ञान देना चाहिए ऐसे दृष्टियुक्त, जिससे जो है वो 3 डायमेंशनल होगा तो स्पर्श करके उनके लर्निंग प्रोसेस में उनको सुधार होगा और वो उनकी प्रक्रिया तेज होगी। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो बाल विकास के सिद्धांत वर्णित करते हैं कि बच्चे कैसे बढ़ते हैं और बदलते हैं, बच्चे स्कूल में कैसा व्यवहार करते हैं, बच्चे कैसे शिक्षित होते हैं, बच्चे परिस्थितियों में कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। तो बाल विकास के सिद्धांत वर्णित करते हैं बच्चे कैसे बढ़ते हैं और कैसे उनके व्यवहार में बदलाव होता है। तो यह हम बाल विकास के अंतर्गत सीखते हैं। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य है बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, कुसमायोजन का निराकरण करना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें तो व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके, या फिर विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों। यानी जहां बच्चों को पढ़ाने में जो शिक्षक हैं वो विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम जो प्रविधियां हैं उनका प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों, उनका प्रशिक्षण हो, यही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को क्या कहा जाता है? कैसे? अधिगम निर्योग्य नहीं हो सकते, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते, अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं, शिक्षक को बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं। तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी जो होते हैं, ये प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो होते हैं जिनका सीखने की प्रक्रिया में तेज़ी से विकास होता है, तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी वो होते हैं जो ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। तो उपलब्ध यानी उनकी शिक्षण प्रविधियाँ और उनके पढ़ाने का टाइटल, तो यह सब प्रतिभाशाली शिक्षार्थी के अंतर्गत आते हैं। तो ये रहे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे भी हम रीट से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नावलियों को देखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।